हेलो स्टूडेंट्स, सुपर फास्ट सीरीज रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। और आज की जो मैं क्लास संबंधित है वो है भारतीय भूगोल से संबंधित है। तो भारतीय भूगोल से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं जो कि ट्रिपल एससी के द्वारा परीक्षाएं कराई जा चुकी हैं। इसके पहले हमने भारत का संविधान और विश्व भूगोल से संबंधित जो प्रश्न बने हुए थे उसको हमने रिवाइज़ किया हुआ था। आज की क्लास में देखते हैं कि जो भारतीय भूगोल है, भारत का भूगोल है, उससे संबंधित कितने प्रश्न परीक्षाओं में बने हुए हैं और जो हमारी परीक्षाओं के लिए, आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए रिवाइज करते हैं। जो प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी परीक्षा के लिए। तो आज की जो हमारी क्लास है वो भारत के भूगोल से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार इसमें पूछ रहा है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वही हम देखते जाएंगे फटाफट। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। हमने जो भूगोल से संबंधित क्लासेस ली हुई हैं उसमें हमने ये देखा हुआ था, ये पढ़ा हुआ था, जिसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी दिए हुए बिंदु की विषुवत से उत्तर या दक्षिण की जो कोणीय माप होती है इसको अक्षांश कहते हैं। और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, यानी तथा देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। किन्हीं दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये हमने कल क्वेश्चन देखा हुआ था वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भी अपनी क्लास में हम देख चुके हैं और इसकी ट्रिक देखा था कि मृत्यु पर गमछा झार, और ऑलरेडी कल की क्लास में इसको हमने देखा हुआ था। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती हैं, जो कि मृत्यु पर गमछा झार यानी कि इसमें था राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और छत्तीसगढ़। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 4, यानी कि असम से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, गुजरात, झारखंड और मिजोरम से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। तो ये जो किन्नौर जिला है, ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश का है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और इसकी सीमा मिलती किससे, चाइना से मिलती है। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है, यानी कि वो इंडियन टेरिटरी में जो है स्थित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी, अकावा की खाड़ी ये नहीं है, बाकी कक्ष की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, इसको खंभात की खाड़ी भी बोलते हैं, या मन्नार की खाड़ी, ये भारतीय क्षेत्र में स्थित है, लेकिन अकावा की खाड़ी ये भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो अकावा है कहाँ पे, ये लाल सागर का भाग है, रेड सी का भाग है। इसकी सीमा लगती है मिस्र से, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरबिया से। कच्छ की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी की सीमा गुजरात से, और मन्नार की खाड़ी की सीमा कहाँ लगती है, तमिलनाडु से लगती है। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है। तो इसमें पूछ रहा है कि रामेश्वरम द्वीप है, कार निकोबार है, मिनी कॉय है, या फिर ग्रेट निकोबार है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ग्रेट निकोबार। हमने अभी जो आइलैंड से संबंधित क्लास ली हुई थी, मैप देखा हुआ था, मैप बेस्ड जो क्वेश्चंस किए हुए थे, जिसमें उसके क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप का भी मैप देखा था, और उसमें कौन कौन सी जो छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, कहाँ पे उनकी लोकेशन क्या थी, और अंडमान निकोबार जो कि हमारी बंगाल खाड़ी में स्थित है उनकी भी लोकेशन देखी हुई थी। तो इसमें ये पूछ रहा है कि सुदूर में सबसे जो है लास्ट में कौन सा स्थित है। तो ग्रेट निकोबार हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन में कार निकोबार भी है, लेकिन जो सुदूर जो दक्षिण में स्थित है वो ग्रेट निकोबार है। तो भारत का दक्षिणतम बड़ा द्वीप ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है, जिसका दक्षिणतम बिंदु भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कहाँ पे स्थित है, अक्षांश पे 6 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश है। इसी को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। और हमने ये भी देखा था कि जो भारतीय मुख्य भूमि, अगर भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो यहाँ पे है केप कमोरिन। ये क्या है, ये दक्षिणतम बिंदु है भारत का, कन्याकुमारी के पास। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुजरात, यानी कि तटीय जो रेखा है सबसे लंबी किसकी है। तो यहाँ पे जो गुजरात है, ये गुजरात की सीमा जो है तटीय रेखा क्या है, सबसे ज़्यादा लंबी है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कुल कितने राज्य हैं जो तट रेखा पर स्थित हैं। तो कुल 9 राज्य हैं जो तट रेखा पर स्थित हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो निकोबार में कितने द्वीप हैं, ये ऑप्शन, इसमें बी 19 द्वीप हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाली खाड़ी में स्थित है और इसमें करीब 350 से अधिक छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या 19 है। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो मैप बेस्ड आ रहे हैं इसमें, इसे लगभग जो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे क्वेश्चन अभी जो हमने क्लास ली हुई थी भूगोल से संबंधित, वो सारे प्रश्न वहीं से बन रहे हैं। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है। पौंडीचेरी, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
आकार में सबसे बड़ा है। तो अंडमान और निकोबार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो जो विकल्प है उसके हिसाब से पौंडीचेरी सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर इसमें ऑप्शन में अंडमान निकोबार होता तो ऑप्शन वही सही होता। तो कुल 9 संघ शासित अभी वर्तमान में 8 ही हैं, क्योंकि उसमें दमन दीव का और दादरा नगर हवेली का क्या हो गया, मर्ज हो गया है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो यानी कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन ये जो है सीमा साझा नहीं करता है। अभी इसमें क्या है, पाक की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? यानी कि इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा 2.4%। तो 2.4% पूरे विश्व का अगर देखें तो जो इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। और जनसंख्या की बात करें तो 17.5 यानी कि 17.75% जनसंख्या 2.4% पर निवास करती है। तो ये भी क्वेश्चन ने मैप में देखा हुआ था। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 7वां ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। यही प्रश्न में देखा हुआ था। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसमें 17.75 जनसंख्या निवास करती है। सबसे बड़ा देश रसिया है, फिर कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये 7500 किलोमीटर है। सारे क्वेश्चन मैप बेस्ड हैं, एक ही क्लास हमने ली हुई है और अभी तक सारे प्रश्न उससे मिल रहे हैं। तो अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा कितनी है? 7500 किलोमीटर है। ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से कितनी दूरी तक समुद्र में फैली हुई है? तो 12 समुद्री मील। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो इकोनॉमिक EEZ होता है वो 200 समुद्री मील तक होता है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य इसमें नहीं है? सारे प्रश्न पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें बिहार शामिल नहीं है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो 7 देशों से लगती हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो कौन कौन से देश हैं? इसमें म्यांमार है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मैप बेस्ड क्वेश्चन ये भी है। निम्नलिखित में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, यानी किसको एमरेल्ड द्वीप समूह कहते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एमरेल्ड द्वीप समूह भी कहा जाता है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से एक अंडमान निकोबार है। इसको एमरेल्ड द्वीप समूह के यानी कि पन्ना या मरकत द्वीप समूह भी कहा जाता है। तो नाम कोई भी दे दिया जाए, एमरेल्ड द्वीप समूह या फिर पन्ना या मरकत द्वीप समूह, ये किसका नाम है? ये अंडमान और निकोबार का नाम है। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं, टॉपिक सारे पढ़ चुके हैं। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो अंडमान निकोबार के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किया जाता है? वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नदी द्वीप कौन है? तो इसमें माजुली द्वीप है, जो नदी द्वीप है। नदी द्वीप माजुली असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है ये, और ये द्वीप पूर्वी जो गुवाहाटी असम की राजधानी से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो इसमें इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंदिरा कॉल उत्तरी छोर है, यानी कि इंडिया का मैप देखें रफली, तो अगर मैं यहाँ मैप की बात करें ये हो जाएगा। ये क्या, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सबसे उत्तरी में क्या है? ये इंदिरा कॉल है। यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है
तो सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में। मुख्य भूमिका जो है वो केप कमोरिन या कन्याकुमारी के पास है। यहाँ पे है किवीथू और यहाँ पे है गुहार मोती गुजरात के पास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में से सबसे बड़ा है आकार किसका है। तो ऑप्शन फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसमें ऑप्शन में अंडमान निकोबार नहीं दिया गया, अगर वो दिया होता तो वो सही होता। बाकी अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से पौंडीचेरी सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बस्तर एक आदिवासी जिला किस क्षेत्र में है, किस राज्य में है। तो ये छत्तीसगढ़ का एक जिला है। छत्तीसगढ़ कब बना था, 1 नवंबर 2000 को बनाया गया था इसको। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ पे स्थित है। इसे पूछ रहा है कि जो मकर रेखा के दक्षिण में है या भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो मकर रेखा का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि मकर रेखा ये नीचे है यानी कि सदन में है, दक्षिणी ध्रुव में है, और कर्क रेखा के उत्तर में है या भूमध्य रेखा के दक्षिण में। भूमध्य रेखा के दक्षिण में हो ही नहीं सकता क्योंकि भूमध्य रेखा भारत के नीचे है, वहाँ से इसकी जो है बाउंड्री शेयर ही नहीं होती है। तो इसमें प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा नीचे है और मकर रेखा नीचे है और यहाँ से कर्क रेखा जा रही है। तो ये हो गया 0 डिग्री इक्वेटर। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है, यहाँ पे कन्याकुमारी है। पर्वत पठार से संबंधित जो प्रश्न बने हुए हैं, तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी है। ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर है। यह स्थित कहाँ पे है, ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है और अन्नामुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ियाँ यानी 3 पहाड़ी श्रृंखलाएँ निकलती हैं, 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची यानी कार्डमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और उत्तर पूर्वी की ओर पालनी की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है। कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। तो छोटा नागपुर के पठार को दिल के देश यानी कि भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जानते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। और इसे भारत का रूट भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत में शिखर कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है यानी कि उसमें स्थितियाँ नहीं है। तो माउंट नागटीवा ये हिमाद्री में स्थित नहीं है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। तो लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 3700 से 4500 मीटर है और चौड़ाई इसकी 80 से 100 किलोमीटर है। इस श्रेणी में पीर पंजाल कौन कौन सी श्रेणी आती है लघु हिमालय में। तो पीर पंजाल, धौलाधर, नागटीवा, महाभारत श्रेणियाँ शामिल हैं इसमें। और नागटीवा लघु हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊँची चोटी है। इसी श्रेणी में शिमला है, कुल्लू, मसूरी, मनाली, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये सारे पर्यटन स्थल इसी में स्थित हैं। इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है। तो ऑप्शन ए बालासुर सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन शामिल हैं इसमें, बाकी ये बालासुर शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। तो भारत में स्थित है नंदा देवी। ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। तो कंचनजंगा विश्व की तीसरी यानी कि 3rd और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत और नेपाल की सीमा में हिमालय में समुद्र तल से लगभग 8586 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट क्या है, ये पठारों का ढलान है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट केटू। तो कराकोरम माउंट केटू किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, ये कराकोरम में स्थित है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अनाईमुडी है। अभी हमने क्वेश्चन देखा था, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। पौनमुडी दक्षिणी भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। ये किस शहर के पास स्थित है, तो ये तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। पौनमुडी ये हिल स्टेशन है एक। अगला क्वेश्चन, करा के निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो हिमालय में स्थित नहीं है अराकू, करेवास, काठमांडू और भागीरथी ये स्थित है, लेकिन अराकू हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में 3 समानांतर श्रेणियां पाई जाती हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय, या बाह्य हिमालय को हम शिवालिक हिमालय भी कहते हैं।
जो पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में करेवास, भागीरथी, काठमांडू स्थित है, जबकि अराकू घाटी आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भारतीय राज्यों में विशाखापट्टनम जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। तो अराकू घाटी कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शिलांग चोटी मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अरावली, ऑप्शन सी। काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो सबसे पुराना अरावली है। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? ये अनाईमुडी है। साउथ में कुछ ही पूछा जाएगा, अनाईमुडी ही आंसर होगा अगर ऊंची पर्वत चोटी का नाम पूछता है, चाहे वो पश्चिमी घाट पूछे या प्रायद्वीप पूछे या फिर केरल पूछे। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो इनमें से तुलना करने पर इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े थार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? ये कच्छ गुजरात में है। थार रेगिस्तान है ये, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गुजरात में भारत में स्थित कच्छ का रण एक विशाल क्षार युक्त दलदली वीरान इलाका है और कच्छ के रण में नमक का विशाल भंडार है। गुजरात में उत्पादित होने वाले कुल नमक का लगभग 1/3 जो है भाग कच्छ के रण से ही प्राप्त किया जाता है। कच्छ का रण जो है देश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से भी एक है। यह लगभग 23,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत कहाँ पे किसके बीच में स्थित है? तो भारत और नेपाल के बीच में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? ऊटी की। दार्जिलिंग की 2042 है, ऊटी की 2640 है। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है, वो कौन सी चोटी है? तो सैंडल पीक है, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी सैडल पीक ही है। माउंट देवमाली उड़ीसा के कोरापुट जिले में है। कारोह चोटी कहाँ पे? हरियाणा में है, पंचकुला में। और बेटलिंगछिप नामक चोटी ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है। दर्रों से कौन कौन से प्रश्न बने हुए हैं? पासेस से। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो शिवकिला कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। देख हम जो है रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए जो स्पीड थोड़ा सा तेज़ है। बाकी हम जो व्याख्या है, जहाँ पे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम देख ले रहे हैं, क्योंकि एक ही क्लास में इसको ख़त्म करना है तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम केवल जो आंसर सही है उसी पे पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? शिवकिला ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाकी लिपुलेख, नीति और मोलिंगला ये उत्तराखंड में स्थित है। जो जिला पास किसे जोड़ता है? जो जिला पास लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दर्रा पर्वत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर स्थित कौन सा दर्रा है जो भारत और चीन की सीमा पर स्थित है, सिक्किम राज्य को जोड़ता है? तो इसमें नाथुला दर्रा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, फिर पंजाब श्रेणी में स्थित है। और खारतुंगला दर्रा ये लद्दाख से सियाचिन जाने का मार्ग है। शिवकिला दर्रा कहाँ पे है? ये सतलज घाटी में स्थित है, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये क्या करता है? ये मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल रेंज पर एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो मणिपुर में है लोकटक झील। ये महत्वपूर्ण प्रश्न का जो है, क्योंकि भारत में ताजे पानी की एक बड़ी झील है ये, और ये झील मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर और दीमापुर रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। यहीं पे केवल लामजाओ नेशनल पार्क इसी झील में पाया जाता है और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। चिल्का झील कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है या फिर आंध्र प्रदेश में? तो चिल्का झील कहाँ पे? चिल्का झील क्या है? ये उड़ीसा प्रदेश की सबसे जो समुद्री अफवाही जल के बनी एक झील है, यानी कि चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झील भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भारत की सबसे बड़ी झील भी है। तो कौन सी झील है? ये चिल्का झील है, ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पीछे से पूछा हुआ। मूक घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? थोसेघर वाटरफॉल तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। थोसेघर वाटरफॉल, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें मिलान करना कि कौन सी जो झील है कहाँ पे पाई जाती है। तो वुलर झील कहाँ पाई जाती है, पुलिकट झील कहाँ पाई जाती है, चिल्का है और सांभर झील है। तो पुलिकट झील तमिलनाडु में पाई जाती है, यानी कि इसमें ए का 3 हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा में अभी देखा, वुलर झील पाई जाती है कश्मीर में और सांभर झील राजस्थान में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें।
अगला क्वेश्चन कह रहा है ये अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो ऑप्शन सी कोयना हो जाएगी। खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित है और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं वो नर्मदा है, ताप्ती, माही, साबरमती है। लेकिन जो कोयना नदी है ये कृष्णा की एक सहायक नदी है। ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? इसमें ऑप्शन बी तापी हो जाएगा, तो तापी सही हो जाएगा। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो उत्तर पिनाकिनी किसे कहते हैं? पेन्नार को कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी की चोटी से। बैगई नदी कंडन मणिकन्नूर से निकलती है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है और कृष्णा की ये जो ब्राह्मणी है या ये दुधवा पहाड़ी से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है यानी कि यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो सोन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी केन, बेतवा, चंबल ये यमुना की सहायक नदी है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा के अतिरिक्त वो नदी जो अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक कहाँ पे? मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है और सोन नदी वहीं से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कावेरी नदी, मैसूर का पठार, ताप्ती नदी। तो इसमें सारे जो विकल्प दिए गए सारे सुमेलित हैं। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? ये कावेरी की सहायक नदी है। काबिनी, हेमावती और अमरावती। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। ये कहाँ से निकलती है? ये दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से लगभग 4600 मीटर ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल यानी कि तिब्बत से निकलती है। ये उत्तरी भारत में बहने वाली ये सदा नीरा नदी है और इस नदी की लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। तो ऑप्शन में कौन कौन सी नदियाँ दी गई उस पर निर्भर करता है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी हो जाएगी। भारत का रूर किसे कहते हैं? तो भारत का रूर दामोदर को कहा जाता है। दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहते हैं। कौन सा नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? कौन सी नदी? तो लूनी नदी थार रेगिस्तान से होकर के बहती है। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम लिखित में मतलब कौन सी नदियाँ हैं जिनसे संगम बना जाता है? तो गंगा, यमुना, सरस्वती। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। आपको बताना है कौन सी नदी के बारे में बात की जा रही है। और ये तिब्बत यानी कि चेमयांग युंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, निकलती है, जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है। तो सांगपो का नाम सुनते ही ब्रह्मपुत्र का नाम। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। इसकी सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी गिरती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती है? ऑप्शन डी कृष्णा नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती है। भारत के 3 जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं इनका स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील से के निकट है। और कौन सी नदियां हैं? तो ये ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? वृक्षनुमा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? क्यूसेक का होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्यूसेक मीटर का जो है यूज़ किया जाता है। ब्यूफोर्ड स्केल पर समुद्र में हवा की गति नापते हैं और रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता। एनीमोमीटर से पृथ्वी तल पर हवा की गति को नापा जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस गांव या किस जिले से पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? तो नासिक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध भी है। तो उकाई गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है स्थित है? ये तिरुचिरापल्ली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा बांध नदी किस पर बना हुआ है? ये सतलज पर बना हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। श्रीशैलम बांध किस पे बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चमेरा बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर है। चमेरा रावी नदी पर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह है कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं? तो महाराष्ट्र में बांधों की संख्या सबसे ज़्यादा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये टिहरी बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर 5th प्लेस पे है और पूरे भारत का ये सबसे पहला ऊंचा बांध, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचा बांध है ये टिहरी बांध। किस नदी पर है? ये भागीरथी पर है। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? यानी कि गंडक सिंचाई परियोजना किन किन? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का लगभग कितना भूजल रिजर्व से आता है? तो ये 80%। क्लाइमेट से संबंधित प्रश्न, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है? तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि इधर से ही मानसून आता है। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसकी उत्पत्ति स्थल कहाँ पे है? ये भूमध्य सागर, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? 3 पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? खरीफ की हैं। भारत में 3 फसली ऋतुएं पाई जाती हैं जिसमें रबी, खरीफ और जायद आते हैं। भारत की उच्चतम वर्षा कहाँ पे दर्ज की गई है? मौसिनराम, मेघालय में। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन लगभग कितनी वर्षा होती है? तो लगभग 2.5 mm। तो भारत में मानसून हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से हिमालय की ओर बहने वाली हवाओं पर निर्भर करता है। जिस दिन वर्षा 2.5 mm होती है उस दिन को वर्षा दिन, यानी कि रेनी डे माना जाता है। स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न है। एक संसाधन ये क्वेश्चन नंबर 93, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय है? घास पात से ढकना, आश्रय आवरण, बारिश के पानी में बह जाना या समोच्च जुताई करना। तो इससे मतलब मिट्टी के क्या होगा? संरक्षण होगा, यानी कि मिट्टी के संरक्षण के लिए क्या, जो मिट्टी के कटाव को रोके। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी एक बहुमूल्य संपदा है, सबसे मुख्य और आधारभूत संसाधन है। ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के जीवों का भरण पोषण करती है। मृदा संरक्षण में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए बहुत सारी विधियां अपनाई जाती हैं। इसमें वनों की रक्षा करना, वृक्षारोपण करना, बांध बनाना, भूमि उद्धार करना, बाढ़ नियंत्रण, अतिरिक्त चराई पर रोक करना या पट्टीदार और श्रेणीदार कृषि करना, समूह सुरक्षित जुताई करना, शस्यावर्तन यानी कि फसल परिवर्तन, इस सभी मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय है। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये जलोढ़ मिट्टियाँ हैं, ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। तो खादर मिट्टी कौन सी होती है? जो नई मिट्टी होती है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी को बांगर कहा जाता है। भारत के कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का क्या कारण है? तो इसमें क्योंकि फेरस ऑक्साइड की अधिकता उपस्थिति पाई जाती है, इसीलिए इसमें मिट्टी इसका रंग लाल होता है। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है? लाल मिट्टी से संबंधित है ये। टेरा रोसा शब्द का जो तात्पर्य है लाल मिट्टी से है। ये एक प्रकार की लाल क्ले या मृदा है और चूना पत्थर के अवशेष से प्राप्त होती है। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो बलुई मिट्टी, ये हवा चलने पर उड़ती है। लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो लहरदार भूमि क्या होती है या जो रेतीली मिट्टी क्या होती है? तो अगर हम बात करें लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए फव्वारा स्प्रिंकलर सिंचाई विधि सबसे उपयुक्त होती है और इस विधि से सिंचाई में पानी के छिड़काव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे पानी और पौधों एवं जमीन पर बारिश की बूंदों के रूप में पड़ता है। पानी की बचत एवं फसलों की उत्पादकता के हिसाब से सिंचाई की ये विधि सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। इसको रेगुर या कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। किस मिट्टी मतलब कौन सी मिट्टी है जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राजस्थान में पाई जाती है। सांभर नामक झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है और ये राजस्थान में स्थित है। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन से संबंधित कौन से प्रश्न बने हुए हैं? तो जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पर्णपाती वन कहा जाता है। वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 25%, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? ये उत्तराखंड में है। तो बिनसर का जंगल कहाँ पे है? ऑप्शन डी उत्तराखंड में स्थित है। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21.54 है। ये ISFR 2017 के मुताबिक बताया जा रहा है।
अभी जो रिसेंट में आई है उसका कितना परसेंट, 24.39% देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग इतना फैला हुआ है। रिसेंट में जो भी रिपोर्ट आई है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितना जो है वास्तविक वन कवर करता है भारत का भौगोलिक क्षेत्र। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ये मध्य प्रदेश में, एमपी में सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत में? तो वो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। कृषि एवं पशुपालन 1 एकड़ ज़मीन कितने के बराबर होती है? तो ये 0.40467 हेक्टेयर के बराबर होती है। 0.40467 हेक्टेयर। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति बाद में हरित क्रांति के रूप में हुई? तो इसमें ऑप्शन डी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति में अहम योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। एम एस स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है और नॉर्मन जो बोरलॉग है इनको विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, असम और पश्चिम बंगाल। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कर्नाटक में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है, सर्दियों में की जाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है? तो पंजाब की यह वाणिज्यिक फसल है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर इसका किया जाता है। तो चावल पंजाब राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है। चीन के बाद भारत विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1967 से 1978 तक चला था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। बागान द्वारा प्राप्त पेय यानी कि जो बेवरेज क्रॉप है फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? वो चाय है। निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स कृषि विकास से संबंधित है? तो इसमें खनन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो इससे संबंधित नहीं है। बाकी सड़कों की उपलब्धता, सिंचाई, बीमा ये सब संबंधित है, कृषि विकास से संबंधित है, लेकिन कौन सा संबंधित नहीं है? तो खनन जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ये हॉर्टिकल्चर होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पर्यावरणीय खेती यानी इको फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है? ये जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक खेती के नाम से जानते हैं इसको। निम्नलिखित में से सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिंकल सिंचाई के रूप में जानते हैं? तो ड्रिप सिंचाई यानी ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल है? तो कपास खरीफ की फसल है। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास सभी ये खरीफ की फसलें के अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है, ऑप्शन डी ये मुख्य विशेषता नहीं है। बाकी ये मानसून पर निर्भर है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव भी ज़्यादा है और यहाँ पे निर्वाह कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन, एक प्रकार की खेती जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं, तो इसमें सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग कहा जाता है इसको। किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है? करंट का क्वेश्चन है। खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से? जीविका कृषि बोलते हैं, उसको निर्वाह कृषि बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? तो रबर ये खाद्य रोपण फसल नहीं है, बाकी चाय, सुपारी, कोको इसके अंतर्गत आते हैं। सुपारी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटका है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें ऑप्शन सी इंडिया दिया हुआ है। निम्नलिखित में से काजू का मुख्य उत्पादक कौन सा है? महाराष्ट्र है। खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? तो गर्म और नम। आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से संबंधित है? ये पश्चिम बंगाल के वेस्ट बंगाल से संबंधित है। हिमसागर किससे संबंधित है? ये आम की एक किस्म है। सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो रेगुर मिट्टी यानी कि रिगर या रेगुर मिट्टी ये सूर्यमुखी की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है?
चौसा, चौसा जो होता है ये कहाँ पे होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है, कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे है। अमेरिका तीसरे पर है और प्रथम पे चाइना है। बाकी करंट के क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ तथ्य जो बदलते रहते हैं। हम बात करते हैं मिनरल रिसोर्सेज की, यानी कि उद्योग और खनिज संसाधन से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। बाकी इधर ये 2018 के डेटा के हिसाब से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि बालाघाट का मलचखंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र किसके लिए फेमस है? ये तांबे के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश का कौन सा जो क्षेत्र है सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? ये कृष्णा गोदावरी बेसिन है। ये कुछ सवाल हैं जो स्टैटिक में है, बाकी कुछ करंट के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा है कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कपास उद्योग बहुत ज़्यादा होता है। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा? ये राजस्थान है। कौन सबसे प्रमुख, इसमें ये क्वेश्चन है, कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? महाराष्ट्र में। तो करंट के सवाल को छोड़ के जो स्टैटिक वाले प्रश्न हैं उनको हम देख ले रहे हैं। बाकी जो करंट बेस्ड हैं वो करंट में हम देखेंगे। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण में संबंधित है, यानी कि नहीं है, वहाँ पे स्टील का निर्माण नहीं होता है? तो झरिया झारखंड में, ये कोयला के लिए फेमस है। किस शहर को स्टील ऑफ इंडिया कहते हैं? ये जमशेदपुर है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। वाटर ट्रांसपोर्ट कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई ये कृत्रिम बंदरगाह है कहाँ पे? तमिलनाडु के तट पर स्थित है। भारत में लगभग कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो 12 हैं। उससे तो 13 हैं इसमें, अब मतलब इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। जो मारमागांव बंदरगाह है ये कहाँ पे है? ये गोवा में स्थित है। पूर्वी पश्चिमी गलियारे से कौन सा जुड़ा हुआ है? सिलचर और पोरबंदर जुड़ा हुआ है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पे स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसमें NH7 हो जाएगा। जो क्वेश्चन करंट बेस्ड हैं उसको हम छोड़ के चल रहे हैं, जो क्वेश्चन स्टैटिक बेस्ड हैं उसको हम करते हुए चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की राजधानी है। इसमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ का सारा कामकाज पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है? ये भी करंट का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है जो संबंधित है जनजाति से। तो कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? तो मोघ जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पे? दक्षिण भारत में स्थित हैं। इसमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। ये नीलगिरी पहाड़ियों पर टोडा, कोटा और कुरुम्बा जनजाति रहती है, जबकि जो मोघ जनजाति है ये त्रिपुरा में पाई जाती है। क्वेश्चन करा कि चोल नायकन, कुरुम्बास, कुट्टाई नायकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति हैं? ये केरल से संबंधित है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। बूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, ये सिक्किम में पाई जाती है। लंबाडा, गोंड, चेंचू और बांजरा ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। ओडिशा में भुइया, गोंड, खरिया, कोल, ओरांव, संथाल पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार में ओंजे, जारवा, अंडमानी निकोबारी और सेंटलीज पाई जाती है। आगामी वह जनजातियां हैं जो कहाँ पे रहती हैं? ये नागालैंड में रहती हैं। तो सेंटलीज अंडमान निकोबार से संबंधित हैं। मेजो या लाखर मिजोरम से संबंधित है। अंगामी, नागा या कोन्याक नागालैंड से संबंधित है। भील, मेड़ा और गरसिया ये राजस्थान से संबंधित है। तो कह रहा है कौन सी जनजातियाँ हैं जो पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियाँ हैं और ज़्यादातर बांकुड़ा या पुरुलिया जिले में पाई जाती हैं? ये संथाल जनजाति हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है। राजमुंदरी नासिक गोदावरी में है, मतलब इसके किनारे स्थित है। और संबलपुर कटक महानदी, उज्जैन छिप्रा। मयूरगढ़ कहाँ का है? ये केरल का है, इसको GI टैग दिया गया था। श्रीनगर ये झेलम नदी के तट पर स्थित है।
ढलाई और उनाकोटी ये त्रिपुरा राज्य के ज़िले हैं। बाकी कुछ ये करंट बेस्ड क्वेश्चन जो विविध में पूछे गए हैं। अंटार्कटिका में भारत के कितने, ये 3 अनुसंधान हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे गए थे भारत के भूगोल से, इसमें जो करंट बेस्ड क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी प्रश्नों को हमने रिवीजन किया हुआ है। तो आप लोग क्लास को जरूर देखिएगा। देखिए सारे ये क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं ऑलरेडी और रिपीट भी हो रहे हैं, तो ये आने वाली परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से मिल सकते हैं। तो क्लास को जरूर देखिएगा, इसको वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।